और यहाँ रुक करेंगे फतेहाबाद का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं फतेहाबाद में, आइए रुक करते हैं। श्री बलदेव सिंह ग्रोहा जी और डुलेट गांव की अपनी सरपंच बहन हरप्रीत कौर ढिल्लों जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सीधे ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन जैसा भी बताया गया कि अमृत सरोवर 60 अमृत सरोवर इनके उद्घाटन का यह दिन रखा गया है। महीना भर पहले मुझे कहा गया कि बहुत से ऐसे अमृत सरोवर तैयार हुए हैं तो इनका सबका उद्घाटन करना है। जैसा एक पिछले 6-7 वर्षों से, खास करके कोविड के बाद से हमने एक परंपरा शुरू की है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं उनको किसी एक ही स्थान से उसका उद्घाटन करने से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और लोगों को एक ही स्थान से सब संदेश जा सकते हैं। जैसा भी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज प्रातःकाल ही हिसार की लुवास यूनिवर्सिटी से मैंने उसको किया है। वहां भी ये जो विभाग है अमृत सरोवर वाला, इसको छोड़ करके बाकी सब विभागों के 152 प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ। और संयोग ऐसा है कि आज जैसा 24 जनवरी है, साल 2024 है, और जो मैंने प्रातःकाल 152 प्रोजेक्ट के शिलान्यास उद्घाटन किए, बाद में जब हिसाब किताब लगाया उसकी कुल राशि जो बनती है वो 2024 करोड़ रुपया बनी है। क्या संयोग था आज। तो इस प्रकार एक ही दिन में इतने बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करते हुए मुझे तो खुशी हो ही रही है। हरियाणा की जनता को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये अमृत सरोवर का विषय कहां से शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक आह्वान किया था कि देश भर के जितने भी तालाब हैं इनको तालाब की बजाय अमृत सरोवर नाम दिया जाए और इन अमृत सरोवर की पहले तो सफाई, स्वच्छता, उसके पानी की सफाई करना, फिर बाद में जहां कहीं इसको रेनोवेट करना है, इसको एक प्रकार से इसमें जितना अच्छापन किया जा सकता है इसके पुनर्निर्माण के लिए। क्यों हम देखते हैं, वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि इन तालाबों में गंदा पानी बह करके आता है। हमारे अपने घरों से बरसात का पानी भी होता है, घरों का पानी भी होता है, और कहीं कहीं तो मैंने शहरों में तालाब देखे हैं वहां सीवरेज का पानी भी डाल देते हैं। इन तालाबों को पॉल्यूटेड होते हुए, इनको प्रदूषित होते हुए ये पिछले कुछ वर्षों से देखा है। मैं अपना बचपन याद करता हूं। महम चौबीसी का निंदाना गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, हम छोटे छोटे होते थे तो तालाब पर जाकर के स्नान किया करते थे। दौड़ करके बुर्जी इस पर छलांग लगा करके तालाब में जाते थे, तैरते थे, खूब आनंद लेते थे। आज वही तालाब इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे पशु भी वहां पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो एक इस प्रकार की दुर्लभ, एक दूभर समस्या, इसको हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 22 अप्रैल को 2022 को उन्होंने आह्वान किया था। हमने उसी महीने के अंदर अंदर 1 मई 2022 को उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में बदल करके इसको ठीक किया जाए। 1650 तालाब का हमने उस समय टारगेट लिया था। मुझे खुशी हो गई आपको बताते हुए कि आज वो काम 1650 के बजाय 2078 अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को पार कर लिए। हमने एक काम और हमने आगे किया।
कि हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है और कभी यहां तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने इन सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या हमारी 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम हमने उस बीड़े के उठाया। तो और कुल 19,649 तालाब, ये एक टारगेट रखा है, इनको हम ठीक करेंगे। 11,000 के आसपास तालाब इसमें पॉल्यूटेड है, प्रदूषित हैं। बाकी तालाब ऐसे हैं कुछ सूख भी गए हैं, पानी वहां पहुंचता नहीं है। वर्षा का पानी 3 महीने 4 महीने के लिए तो पानी आता, बाद में तालाब सूख जाते हैं। वहां आज भी पशुओं के पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बहुत बड़े काम को करने के लिए ये बीड़ा हमने उठाया और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। हरियाणा में सिंचाई के नाते से और पीने के पानी के नाते से एक अध्ययन के अनुसार अगर मैं इसको लीटर में बताता हूं तो 35 लाख करोड़ लीटर, 35 लाख करोड़ लीटर ये पानी हमको चाहिए। चाहे इसमें पीने के लिए है, स्नान करने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, खेती के लिए है, सिंचाई के लिए है, हमारे हर प्रकार का उद्योग में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो 35 लाख करोड़ पानी चाहिए। आज वही जो स्टडी है, वो जो अनुमान है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो उपलब्धता है कुल मिलाकर 20 लाख यानी 21 लाख करोड़ लीटर है। 35 चाहिए, 21 है, 14 लाख करोड़ पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। और इस पानी की आपूर्ति आखिर तो वर्षा से होती है, पहाड़ों से होती है, जो नदियां चलती हैं उनमें से होती है। हमारे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो समझौता हुआ था पंजाब के साथ, एसवाइल के माध्यम से हमको मिलना था, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, वो हमको मिल नहीं रहा है। अब वो अंतर्राज्यीय विवाद है, उस विवाद के हल के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कब वो हल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन अगर हल नहीं भी हो रहा अभी, तो भी पानी का प्रबंधन ये सरकारों के जिम्मे होता, उसको हम कर रहे हैं। और पानी के प्रबंधन के करने के बाद आवश्यक पानी हरियाणा के किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए हमने सफलता पाई है। 300 टेल ऐसी थी हरियाणा में जो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, चाहे वो हिसार जिला, चाहे वो फतेहाबाद जिले का भी कुछ एरिया, और इसके साथ भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, इन सब जिलों का ऐसा बॉर्डर का एरिया जहां 300 टेल पर पानी कभी पहुंचता नहीं था, हमने कोशिश करके उन सब 300 टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने प्रबंधन किया है और प्रबंधन करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, हमने किए हैं। उसके अंदर जैसा मैंने पॉन्ड अथॉरिटी का तो विषय बताया ही बताया है, इसके साथ जो पानी को साफ करने की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो तालाब का पानी साफ करना है। उस पानी के तालाब को साफ करने के लिए एक अभी जो अपना सरोवर मैंने देखा है यहाँ, आज संयोग से सबसे पहले आने के बाद इस गांव में मैं पहले लाइब्रेरी देखने के लिए गया, जो नई लाइब्रेरी आपने बनाई है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी है। मैं उसके लिए अपने मंत्री जी हैं, अपने यहाँ की पंचायत है और यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने उसका सहयोग किया, उनको सबका बहुत अभिनंदन करता हूं कि अच्छी लाइब्रेरी आपने यहाँ बनाई है। उसके बाद ये सरोवर देखने के लिए गया, तो सरोवर में पानी को साफ करने की जो टेक्नोलॉजी वहां मैंने देखी, ऐसा नहीं कि पहली बार यहां देखी है, उसको देखने के लिए मैं पंजाब गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है सींचे वाला टेक्नोलॉजी। और सींचे वाला नाम क्यों है? पंजाब के अंदर एक संत रहते थे, वहां रहते हैं अभी भी, उस गांव का नाम है सींचे वाला। और उन्होंने अपने गांव का जो पानी उसको साफ करके तालाब में जाने से पहले उसको स्वच्छता कैसे करनी है,
एक टेक्नोलॉजी इजाद की, उसको देखने के लिए मैं सींचेवाला भी गया था। और वो सज्जन ऐसे हैं, उन संत को बाद में उसी टेक्नोलॉजी के कारण से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त टेक्नोलॉजी के अन्वेषक, जो सर्च करने वाले, वही टेक्नोलॉजी आज हमारे गांव में यहां देखने को मिली है। मन प्रसन्न हुआ है। तो इस प्रकार से पानी साफ करके तालाब में डाला जाए, पशु भी उसको पी सकते हैं। खेती करने में भी आखिर किसान को आसानी से खेती करने का मन सिंचाई करने का करता है, वरना गंदा पानी तो किसान भी चाहता है कि वह खेत में ना जाए। तो इस प्रकार से सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, एक जल शक्ति अभियान जो हमने चलाया है, इस जल शक्ति अभियान में जितने काम किए गए हैं, एक काम उसमें यह भी किया कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई के लिए और 50,000 रुपया एक गांव में एक तालाब के ऊपर खर्च किया जा सकता था। हमने कहा कि इस 50,000 में ये मुरम्मत और इस प्रकार का, जैसे हम तालाब पर कुछ बगीचा बनाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं, कोई बेंच लगाना चाहते हैं, कहीं जिम लगाना चाहते हैं, ओपन जिम, तो इसकी राशि बढ़ाई जाए। हमने उस राशि को बढ़ा करके प्रति तालाब 7 लाख रुपया कर दिया है मित्रों, कि अब तालाब के ऊपर 7 लाख रुपया लगा करके आप उसका सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और उसमें ये जो तालाब मैंने 2048 बताए हैं, ये उसी का परिणाम है कि उन तालाबों पर काम शुरू हो गया है। 60 जो आज उद्घाटन किए गए हैं। एक और जो बड़ा विषय कि इन 60 में से आधे से ज्यादा 31 जो ऐसे सरोवर हैं, वो केवल फतेहाबाद जिले में ही हम करा रहे हैं। 31 तालाब। अब इसके लिए दोनों ही तरफ बात मैं कर सकता हूं। बबली जी को बधाई भी देता हूं, और बबली की चालाकी पकड़ी गई कि सबसे पहले अपने यहां कराओ। अब इसके दोनों अर्थ हैं। सारे प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रदेश में करने से पहले एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोग बाहर से आए, दूर से आए, देखें कि तालाब सरोवर कैसा होता है, एक गांव, उसका गांव का विकास कैसे होता है। डुलेट गांव, छोटा गांव, सामान्य परिवार हैं, कोई बहुत धनवान लोग यहां नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत किसान भी हैं, बाकी मजदूर लोग हैं, लेकिन फिर भी यहां इस प्रकार का सुंदर ग्राम सचिवालय, इस प्रकार का वहां लाइब्रेरी, इस प्रकार का यहां सरोवर, ऐसे सब अच्छे काम किसी एक गांव में होते तो गांव के अंदर लोगों को मन लगता है। ऐसा कहा जाता है कि विकास तो शहरों में ज्यादा होता है, लेकिन अगर आदमी की आत्मा, आदमी के विचार और आदमी का जो मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा होती है, वो गांव के लोगों की ज्यादा होती है। हम हमेशा कहते रहे कि इस गांव के आदमी की आत्मा की प्रसन्नता, ये भाव शहरों में ले जाना चाहिए, ताकि शहर के लोग भी वैसे ही खुश हो जाएं, और शहरों का विकास वो गांव में आना चाहिए, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाएं। तो यहां की आत्मा की जो प्रसन्नता, खुशी, वो शहरों में जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन शहरों का विकास आज गांव में आ गया है, इस बात से मुझे भी प्रसन्नता है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी जो टेक्नोलॉजी पानी को लेकर चल रही है, खास करके प्रदूषित पानी को स्वच्छ करने का जो काम चल रहा है, एक केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पर है। उन्होंने हमारे प्रदेश के इन कामों की सराहना की है कि हरियाणा इज ए मॉडल फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये काम पानी के लिए हमने किया है। पानी बचाने के लिए कई मुहिम चलाई है। हमारा किसान भोला भाला किसान होता है, जिधर लग जाए फिर उसी तरह पिल पड़ता है। जहां चने बुआई होते थे, किसी ने रास्ता दिखा दिया, यहां पानी जमीन से निकालो और यहां धान बोना शुरू कर दो। उसने पानी जमीन का निकाला, नहर का पानी मिला कि नहीं मिला, लेकिन जमीन के पानी से बिजली मुफ्त मिल गई, वहां धान बोना शुरू कर दिया, और वहां जो रासायनिक खाद है वो डालने शुरू कर दिए। आमदन बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या? दुष्परिणाम ये हुआ कि उस रासायनिक खाद के कारण से वो जो अपनी जमीन है वो खराब कर बैठा, और खराब करने के बाद वही जमीन जहां चने अच्छे वाले होते थे, उतने ही पैसे के होते थे जितने पैसे का धान होता है, लेकिन पानी और ये जो रासायनिक खाद के दुरुपयोग के बाद उस जमीन में आज जो है दलदल हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है। अब वहां फसल का दाना न चना होता, न धान होता, न गेहूं होता, कुछ नहीं होता।
आज किसान पछता रहा है। सुबह ही मुझे हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और हमारे दूढ़ाराम जी ने दोनों ने बताया कि भट्टू एरिया के बहुत गांव ऐसे हैं जहां पानी जो है वो वाटर लॉगिंग, पानी ऊपर रह गया, पानी नीचे जाता नहीं है। जाएगा कैसे? नीचे की जमीन उसको तो केमिकल खाद ने हार्ड कर दिया है, पक्की लेयर बन गई है। पानी जो पहले जमीन के अंदर रिस जाता था, आज पानी जाता नहीं है। बरसात के बाद जहां केचुए निकल के आते थे, आज हमारी नई पीढ़ी ने केचुआ ही नहीं देखा। केचुआ क्या होता है? बात ठीक है कि नहीं? नई पीढ़ी को केचुआ नहीं पता क्या होता है। केचुआ ऐसा एक कीड़ा है कि जमीन के अंदर सुराख कर करके 10, 12, 15 मीटर तक नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों में फिर ऊपर आ जाता है। उसके जो बिल होते हैं, उस बिलों के माध्यम से पानी नीचे चला जाता है। आज वो सब समाप्त हो गए हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान यहां बैठे हैं, केचुआ किस किस ने देखा है? केचुआ इतने लोगों ने देखा है। और जो अभी 20-25 वर्ष के नौजवान हैं, उनमें से किसी ने केचुआ देखा है? उनमें नहीं कोई हाथ खड़ा। इसलिए क्यों केचुआ नाम का प्राणी समाप्त हो गया है। और ये केवल केचुआ नहीं था, वो हमारे जीवन दाता के नाते से वो पानी को जमीन में ले जाता था। जमीन का पानी हर वर्ष ऊपर उठता था। हम थोड़ा पीने के लिए निकालते थे, थोड़ा उपयोग करते थे, अपने आप एक ऑटोमेटिक राशनिंग थी। आज लगातार हमने निकालना शुरू कर दिया। हमने उसको भी किसान को समझाया कि इसको रोको, जहां धान नहीं बोना चाहिए वहां मत बोए, और अगर धान बोना शुरू कर दिया है तो दूसरी फसलों पर आ जाएं, और हम आपको हर एक फसल का धान बुआई नहीं करोगे, दूसरी करोगे तो 7,000 रुपया सरकार आपको देगी। और ये मेरा पानी मेरी विरासत नाम से योजना चलाई, 7,000 रुपया मिल जाएगा उनको। हमें हर इलाके में नहीं कह रहा, लेकिन जब पानी बहुत नीचे चला गया है, डार्क जोन हो गए हैं, और डार्क जोन होने के बाद आज समस्या ये आ रही है कि हम बिजली भी भरपूर मात्रा में लगाते हैं पानी, और हर साल एक यानी पाइप वो नया उसमें डालना पड़ता है 10 फुट का। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों को इस योजना पर जरूर आना चाहिए। और मैं उन किसानों का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने इस योजना को अडॉप्ट किया, और 1,74,000 एकड़ जमीन पर लोगों ने धान बोना छोड़ दिया है। मैं उन किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। तो भाइयों बहनों, हमने रिचार्जिंग वेल, ताकि बरसात का पानी रिचार्जिंग वेल शाफ्ट जिसको कहते हैं, शाफ्ट डाल करके और जमीन के अंदर पानी डालने का प्रावधान भी किया है। 1,000 वेल बनाए हैं अगले वर्ष के लिए, और हमने 1,000 वेल का टारगेट रखा है, ताकि इससे भी पानी जो है जमीन में जाएगा, और इसके कारण से हर वर्ष 8,000 एकड़ जमीन उसकी सिंचाई हम ज्यादा कर पाएंगे। क्योंकि जमीन ज्यादा सिंचाई हम कर पाए, इस ओर हमको आगे बढ़ना है। अगर मैं जमीन का हिसाब आपको सारा बताऊं तो हरियाणा की कुल जमीन जो खेती लायक है वो है 95 लाख एकड़। आज सिंचाई जिसमें से कैनाल की सिंचाई केवल 45 लाख एकड़ होती है। 50 लाख एकड़ ऐसी है जहां नहर का पानी नहीं जाता है, या तो बरसात का पानी होता या ट्यूबवेल का पानी होता, उसी में से हम सिंचाई कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको कम करना, यानी और सिंचाई के साधन बढ़ाना, वो पानी इसी प्रकार से साफ करके बढ़ा सकते हैं। पानी की ओर जितना गंभीर होना चाहिए उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। शहरों में पानी वेस्ट करते हैं खूब लोग, क्योंकि पानी की सप्लाई भी वहां ज्यादा होती है, लेकिन उसको साफ नहीं करते हैं, बल्कि बाद में फिर कीचड़ बनता है, बाढ़ आती है। हमने उसको भी पानी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद उस पानी का दोबारा से उपयोग करना, उद्योग में उपयोग करें, बागवानी में उपयोग करें, सिंचाई के लिए करें, उद्योग के लिए करें। पावर थर्मल प्लांट जो है उसमें पानी लगता है, उसमें भी हम डाल रहे हैं। और पिछले 3 सालों के अंदर जो हमने इसमें योजना बनाई है, 200 ऐसे प्लांट वाटर ट्रीटमेंट के वो हमारे लगे हैं, जिसमें 700 क्यूसेक पानी वो उसका उपलब्ध हो रहा है, जो हम उपयोग कर रहे हैं। यानी इन सारी चीजों के लिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पानी के बारे में जो धारणा बनी हुई है, एक शब्द बोला जाता है, पानी अमूल्य है।
अब ये अमूल्य कह देते हैं तो इसके दो अर्थ निकाल लेते लोग, और उसमें से एक अर्थ ये लगाते हैं पानी अमूल्य है, कोई पैसा लगता नहीं, मुफ्त का है। जबकि अर्थ ये है कि पानी बेशकीमती है, किसी भी कीमत पर पानी खरीदा नहीं जा सकता है, पानी बनाया नहीं जा सकता है। हम कोई एक मशीनरी तो बना सकते हैं, हम कपास से रुई, और रुई से कपास, कपास से धागा, धागे से बुन करके कपड़ा, कपड़े के बाद अपना कमीज, ये तो बना सकते हैं। जिस कुर्सी पर हम बैठे ये कुर्सी तो बना सकते हैं, लेकिन कोई कहे पानी बना के दिखाओ तो पानी बन नहीं सकता है। मित्रों, पानी इसलिए बेशकीमती है, अमूल्य है, इसको व्यर्थ नष्ट ना करें। पानी का महत्व हम कम जानते हैं। क्यों जानते हैं कम? कि हमारे यहां ऊपर नीचे पानी की बहुलता बहुत है, समुद्र में पानी, बरसात में पानी, जमीन में पानी, सब जगह। लेकिन स्वच्छ पानी जब नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन संकट में आ सकता है। पानी की कीमत वो देश जानते हैं जहां जमीन के अंदर पानी है ही नहीं, बल्कि पानी की जगह उनका मालामाल करने वाला जो एक पदार्थ है वो है तेल। नीचे तेल है, पानी नहीं है, और तेल निकाल निकाल करके वो बाकी देशों को बेच बेच करके धनवान हो गए हैं। लेकिन धनवान होने के बाद आज पानी का संकट वहां भी है। पानी वहां महंगा है, तेल वहां सस्ता है। पानी विदेशों से मंगवाते हैं। हमारे पास तो पानी एक अमूल्य धरा है हमारे पास, इसको बचा करके रखना ये हमारा काम है। और आगे आगे तो तेल का संकट जितना ज्यादा हो रहा है, उसका भी विकल्प अपने वैज्ञानिकों ने पानी को बना लिया है। कैसे बनाया है? कुछ ऐसे रिसर्च, ऐसी ऐसी नई नई खोज ये हो गई है कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग करो और हाइड्रोजन के साथ गाड़ियां चलाओ, हाइड्रोजन के साथ बिजली पैदा करो। अब हाइड्रोजन अलग होने लग गई है। पानी के दो हिस्से होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस के लिए काम आती है और हाइड्रोजन गाड़ी चलाने के लिए काम आएगी। जिस दिन हमारे वैज्ञानिक इसमें और थोड़ा अच्छी प्रकार से सफल हो गए और इस उद्योग को बढ़त मिलेगी तो हमें तेल वेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पानी का उपयोग हम अपनी गाड़ियां चलाने के लिए भी कर लेंगे, ट्रैक्टर चलाने के लिए भी कर लेंगे। एक बहुत बड़ी अनुसंधान ये सब चल रहे हैं। तो मित्रों, पानी के प्रति गंभीरता और पानी का हमेशा हिसाब किताब भी रखना चाहिए कि हमारे गांव में बरसात हुई तो कितनी हुई। इसके लिए नए नए प्रकार के मीटर आ गए हैं, जल प्रवाह मीटर और मैनुअल वर्षा मापी यंत्र ये आ गए हैं कि गांव के अंदर कितनी वर्षा हुई। फिर ऐसे यंत्र भी आ गए हैं कि हमारा जहां गांव है इसके नीचे जमीन में पानी कितना नीचे है, अब कितना है, अगले साल कितना होगा, उससे अगले साल कितना होगा। पीजोमीटर उसका नाम है। हमने ये सब स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। और अब पीजोमीटर के आधार पर और ये जो वर्षा मापी यंत्र है इसके आधार पर पानी की सप्लाई और फसलों की उगाई, सिंचाई का प्रकार, ये सब उस हिसाब से तय किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी को हम विरासत के रूप में जमीन तो देके जाएंगे, जिसके पास जितनी हो दे जाएगा अपनी पीढ़ी को, लेकिन बिना पानी के दे के गए तो आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देगी, हमको कहेगी कि हमारे बाप दादा को इतनी समझ नहीं थी कि जो पानी नहीं बचा सके। मित्रों, ये विषय एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं कह रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म पर शायद पहले कभी नहीं कहा गया होगा। आज मैं यहां से 9 और जिले जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, वहां की जनता समेत इस विषय का आह्वान करने के लिए आया हूं कि हम पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। पानी की जितनी जरूरत है उतना उपयोग करें। उपयोग करने के बाद उस पानी को रिसाइकल करें और रिसाइकल करने के बाद उसको रीयूज करें। यानी जो पानी तालाब का है या हमारे ट्रीटेड वाटर जो प्लांट से आता है, एसटीपी से आता है, इस एसटीपी के पानी को भी शहरों में, गांव में, सब जगह उसका पुनः उपयोग करें और पानी का साइकिल चलता रहे। और जो फिर कमी पड़ेगी वो प्रभु कृपा करेंगे, बरसात भी आएगी, नदियों से जितना पानी हमको मिल पाएगा उतना नदियों से पानी लेंगे और खेतों में भी उसका सदुपयोग करने के लिए, हमारी जमीन को ठीक करने के लिए ये जो हम जहरीला पदार्थ केमिकल खाद डालते हैं
इसकी बजाय नेचुरल खेती की तरफ जाएं और प्राकृतिक खेती, हमारे जो पशुधन है उस पशुधन का गोबर और गोबर से बनने वाले अनेक प्रकार के खाद हैं उनका उपयोग करें। उसका लाभ जो खेतों में पैदावार होती है उस पैदावार में भी आज बहुत से ऐसे केमिकल एलिमेंट्स बचे रहते हैं जिसके खाने से और शरीर खराब होता है। कैंसर नाम की बीमारी इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले कैंसर वैंसर नहीं होता था और अब कैंसर इतना हो गया है कि बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर और राजस्थान में जाती है, वहां कोई कैंसर के वैद्य हैं कैंसर को ठीक करने के, वो ट्रेन भर के जाती है और कहते हैं उस ट्रेन का नाम ही है क्या, कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन भर के जाती है, जगह जगह अब अस्पताल खुल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों में कैंसर की बीमारी के लिए अलग से अस्पताल खुलने लग गए हैं। हमारे यहाँ झज्जर जिले में बाड़सा के अंदर 1000 बेड का केवल कैंसर हॉस्पिटल है। अंबाला में भी हमको कैंसर के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाना पड़ा है। तो कई ऐसे रोग जो हमारे खाने पीने के साथ जुड़े हैं, उसमें हमारे खान पान में ये जो केमिकल खाद है ये बहुत बड़ा एक दोष पैदा करता है। इससे हमको बचना चाहिए। पानी भी स्वच्छ शुद्ध पीना चाहिए और शुद्ध और स्वच्छ पानी के लिए जो खराब पानी है, गंदा पानी, उसको रीट्रीट करके और उससे सिंचाई के काम में भी लेना चाहिए। और जो उसके अंदर ऐसे अवशेष हैं जिसके उपयोग नहीं है वो अलग करके उसका उपयोग अलग होता है, अलग करेंगे। आज के इस अवसर पर ये जितने अमृत सरोवर हैं जिनका आज हमने उद्घाटन किया है, आने वाले और 1 महीने में जो मुझे बताया गया है, हमारे विभाग के लोगों ने बताया है कि ऐसे 200 सरोवर और तैयार होंगे। जो आचार संहिता अगला जो लोकसभा का चुनाव उससे पहले हम 200 सरोवर और उसका उद्घाटन करेंगे। और ये सब 2000 जो तालाब बताए जा रहे हैं ये सब आने वाले 6 महीने के अंदर सब तैयार होंगे और धीरे धीरे जो 18000 तालाब उसको हम पूरा करेंगे। अमृत सरोवर की योजना कल्पना जिन्होंने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन आपने सुना। फतेहाबाद पहुंचे और उन्होंने तालाबों के